नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क अप सीसी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, यदि कोई ईपीएफ मेंबर जो कि 30 साल तक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और ईपीएस में 30 वर्ष तक योगदान करता है और वह 58 वर्ष के उम्र में जब रिटायर्ड होता है, तो उसे मंथली पेंशन कितना मिलेगा। साथ ही आज के इस वीडियो में यह भी आप जानेंगे कि यदि वह 58 वर्ष के उम्र में पेंशन चालू नहीं कर पाता है किसी कारण से, और वो 60 साल या 61 साल की उम्र में जब पेंशन चालू करता है, तो क्या उसको बढ़कर पेंशन मिलेगा? और बढ़कर मिलेगा तो कितना मिलेगा? इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? और 58 से 60 वर्ष जो 2 वर्ष उसने पेंशन नहीं लिया, उस बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, वह एरियर्स के रूप में मिलता है क्या? ये सब कुछ आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है पेंशन से रिलेटेड, वो सब का सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट इसमें देना चाहिए, पेंशन अप्लाई करते वक़्त किन ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, ये सब का सब आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर वीडियो को आप लोग देखें। दोस्तों, पेंशन कैलकुलेशन का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो फ़ॉर्मूला है पेंशनेबल सर्विस इन डेज़, अर्थात आपने कितने वर्ष तक सेवा दिया है, यानी पेंशन में कितने साल तक आपने कंट्रीब्यूशन किया है, उसको दिन में कन्वर्ट कर लें। कितने दिन आपने, मान लीजिए आपने 30 साल नौकरी किया, तो 30 साल गुणे 365 दिन, तो दिन में आपका डेज़ निकल जाएगा। उसमें पेंशनेबल सैलरी आपका पिछले जो भी 60 महीने का जो आपका सैलरी है, उसका एवरेज निकाल लें। एवरेज निकालने के बाद जो पेंशनेबल सैलरी आएगा, वो आप ले लें। ध्यान रहे, पेंशनेबल सैलरी अधिकतम 15,000 ही कैलकुलेशन में अभी आएगा। अभी नया नियम लागू नहीं हुआ है, पुराने नियम से ही चल रहा है अभी। इसको आप 70 गुना 365 से भाग लगा देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पेंशन निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेंशनेबल सर्विस कैसे निकालें, पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालें, इसको अगर आपको निकालना है, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, आपने कब नौकरी छोड़ा, उसमें से आपने कब नौकरी ज्वाइन किया था, वो माइनस कर दें, घटा दें। और उसमें नॉन कंट्रीब्यूशनरी पे डेज़ यानी कि एनसीपी डेज़ आपने का कितना दिन है, जो आपके प्रोफाइल में आपके सर्विस हिस्ट्री में दिख जाएगा, वहाँ से आप लेकर उसमें से घटा दें, तो आपका एक्चुअल आपका जो पेंशनेबल सर्विस निकल के सामने आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी निकालने के लिए जो फ़ॉर्मूला आता है, वो पेंशनेबल सैलरी होता है, पिछले 60 महीने का जो पेंशन वेजेज है, उसमें 30 से गुना कर दें और उसको 1825 माइनस एनसीपी डे से भाग लगा दें। जैसे आपके पिछले 60 महीने का टोटल जोड़ लगा दिए, किसी महीने में 14.5, किसी महीने में 15, किसी महीने में 15, किसी महीने में 13। इस तरह से आप 60 महीने का एक सैलरी का चार्ट बना लें और उसको जोड़ लगाएँ। जोड़ लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसको 30 से गुना कर दें। उसको गुना करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसको 1825 से भाग लगा दें। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? पेंशनेबल सैलरी निकल के आ जाएगा। अब आपने पेंशनेबल सर्विस और पेंशनेबल सैलरी निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है? पेंशन के कैलकुलेशन का जो मैंने शुरू में ही फ़ॉर्मूला बताया था, उस फ़ॉर्मूला को लिखना है। यह फ़ॉर्मूला है पेंशनेबल सर्विस जो कि आपने निकाल लिया है दिन में, और पेंशनेबल सैलरी जो आपने निकाल लिया है। इसको गुना कर देना है और इसको गुना करने के बाद 70 गुना 365 अलग कर लेना है और उससे इसको जो आपने पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस को गुना करके जो जो भी आपका वैल्यू आया था, उससे 70 गुना 365 में जो वैल्यू आएगा, उससे भाग लगा दें। तो आपका पेंशन का अमाउंट सामने आ जाएगा, जो कि टेंटेटिव रहता है, एप्रोक्सीमेट रहता है। इससे थोड़ा घट या बढ़ सकता है। आइए हम अब नेक्स्ट जानते हैं कि पेंशन का कैलकुलेशन यदि आपका 58 वर्ष पूरा हो गया है, आप रिटायर हो चुके हैं और आपका 30 वर्ष आपने पेंशन में कंट्रीब्यूशन कर दिया है, तो हम इसको एक कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। जैसे आपका 30 साल का नौकरी का मतलब हो गया, 30 साल गुणा 365 करेंगे तो 10,950 दिन होता है। उसको मान लेते हैं कि आपका पेंशनेबल सैलरी जो पिछले 60 महीने का एवरेज आया था,
वो 15,000 आया था एवरेज, ठीक है? तो 15,000 आया था। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको 70 गुणा 365 से भाग लगाएँगे, तो 6429 रुपया आपका मंथली पेंशन बन रहा है। यानी कि 58 वर्ष की उम्र में, उम्र पूरा होने पे तुरंत अगर आपने अप्लाई कर दिया, 58 में ही आपका अगर चालू हो गया पेंशन, तो आपको 6429 रुपया हर महीने पेंशन प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि यदि आप पेंशन अप्लाई करते हैं फॉर्म 10 डी भर के और वहां पे डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है, जब भी आप फॉर्म 10 डी भरेंगे तो डेफर्ड ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोग कमेंट में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर डेफर्ड में यस सिलेक्ट करूं कि नो सिलेक्ट करूं। तो देखिए डेफर्ड होता क्या है। डेफर्ड का मतलब होता है कि आपका 58 वर्ष पूरा हो गया है और आप इसको 2 साल के बाद पेंशन चालू कराना चाहते हैं, 3 साल के बाद पेंशन चालू करवाते हैं, तो इसको स्थगित कर देते हैं। डेफर्ड मतलब स्थगित कर देते हैं, तो यहाँ पे यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप यस सिलेक्ट कर देंगे तो वहां पे फिर आपसे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप विथ कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन। मतलब आप डेफर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पेंशन में 58 के बाद भी पेंशन जमा करना जारी रखना चाहते हैं या जारी रखना नहीं चाहते हैं। यदि यस सिलेक्ट करने के बाद आप डेफर्ड विथ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके पेंशन में भी 58 के बाद भी कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, लेकिन पेंशन आपका चालू नहीं होगा। और विदाउट कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको 2 साल या 3 साल जितने साल के लिए आप डिफर्ड कर रहे हैं, उतने साल के बाद आपका पेंशन शुरू होगा। मतलब आप फॉर्म 10 डी अभी भरेंगे 58 में और डिफर्ड यस कर देंगे तो आपको बाद में पेंशन मिलेगा। यदि डिफर्ड पेंशन नो सिलेक्ट करते हैं आप, यदि आप डिफर्ड नो करते हैं, तो आपको तुरंत 58 के बाद ही आपको पेंशन चालू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने डिफर्ड पेंशन यस सिलेक्ट किया है और आपका आपने 30 वर्ष तक कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको पता ही है कि 30 वर्ष कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा, वो 6429 रुपए आएगा, 58 वर्ष की उम्र में यदि पेंशन चालू करते हैं तो। लेकिन आपने यदि 2 साल के लिए डिफर्ड कर दिया, तो आपको प्रति वर्ष 4% ज्यादा पेंशन मिलेगा। यानी कि 58 में 2 साल किया तो 58, 59, 60 में अगर आप पेंशन चालू करते हैं, तो आपको 4% के हिसाब से 2 साल का 8% ज्यादा पेंशन मिलेगा। यानी कि आपको अगर 58 में चालू करते तो 6429 मिलता, 8% 8% 514 रुपए ज्यादा मिलेगा। यानी कि अब आप अगर डेफर करते हैं और 60 की उम्र में पेंशन चालू करेंगे, तो आपको लगभग 7,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगा। ठीक है? डेफर्ड यस करने से ये फ़ायदा हुआ। नुकसान इससे यह होता है कि आपको जो 2 साल पेंशन मिलने वाला था, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको अब ना तो एरियर्स के अमाउंट के रूप में मिलेगा, ना कुछ आपको सिर्फ 60 की उम्र में पेंशन ज़्यादा मिलेगा। यदि आप विदाउट कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा कि 2 साल तक आपके पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपके पेंशन जब 60 की उम्र में प्राप्त होगा, तो वो आपको 8% ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वही पेंशन आप विथ कंट्रीब्यूशन डेफर्ड यस और विथ कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो आपके पेंशन में पैसा भी जमा होते रहेगा, लेकिन 58 के उम्र में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि आप 58 की उम्र में पेंशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नौकरी 60 साल तक कंपनी में आप लोग करते हैं। तो चाहते हैं कि मैं 2 साल अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पेंशन में भी पैसा जमा होते रहे। वैसे जैसे ही आपका 58 पूरा होता है, कंपनी आपके पेंशन में पैसा जमा करना बंद कर देती है और सिर्फ आपके पीएफ में पैसा जमा करती है। तो जो आपको मिलेगा 2 साल के बाद विथ कंट्रीब्यूशन में, वो आपको 8% तो ज़्यादा मिलेगा ही, साथ ही उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो आपने बीच में कंट्रीब्यूशन किया है उसका। यानी कि लगभग आपको साढ़े 7, 7,400 लगभग 8,000 के आस-पास आपको सॉरी 7,500 के 8,000 तो नहीं मिलेगा इसमें, मैक्सिमम 7,500 ही है। 7,500 के आस-पास आपको पेंशन मिलेगा, अगर विथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो। ठीक है? तो आपने डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना सीख गया होगा कि अगर आपको तुरंत पेंशन नहीं चाहिए, तो यस सिलेक्ट करना है। अगर तुरंत चाहिए, तो डेफर्ड में नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है? अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो तुरंत आपका 58 में पेंशन चालू हो जाएगा और आपको जो मंथली पेंशन मिलेगा 30 वर्ष तक नौकरी करने पे वो 6429 रुपए के आसपास मिलता है।
यदि आपका एज 60 साल हो गया है, ठीक है? यदि आपका एज 60 वर्ष हो गया है और आपने अभी तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपका जो 58 वर्ष के उम्र में पेंशन मिलने वाला था, 6429 रुपया, वो तो मिलेगा ही 60 की उम्र में अप्लाई करने पे। साथ ही साथ 58 से लेकर 60 के बीच में जो 2 साल का गैप है, उसका एरियर अमाउंट जोड़कर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है, यदि आप 58 वर्ष तक इंतजार नहीं कर रहे हैं और 50 वर्ष के उम्र में ही पेंशन चालू करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि आपका जॉइनिंग जो है 20 साल की उम्र में आप किसी कंपनी में जॉइन किए और पेंशन में कंट्रीब्यूशन चालू हो गया और 50 वर्ष की उम्र में अगर आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस दौरान आपने 20-30 वर्ष सर्विस कर लिया और 30 वर्ष तक आप पेंशन अप्लाई करते हैं फॉर्म 10 डी भर के और वहां पे डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। वहां पे एक ऑप्शन आता है, जब भी आप फॉर्म 10 डी भरेंगे तो डेफर्ड ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोग कमेंट में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर डेफर्ड में यस सिलेक्ट करूं कि नो सिलेक्ट करूं। तो देखिए डेफर्ड होता क्या है। डेफर्ड का मतलब होता है कि आपका 58 वर्ष पूरा हो गया है और आप इसको 2 साल के बाद पेंशन चालू कराना चाहते हैं, 3 साल के बाद पेंशन चालू करवाते हैं, तो इसको स्थगित कर देते हैं। डेफर्ड मतलब स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पे यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप यस सिलेक्ट कर देंगे तो वहां पे फिर आपसे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप विथ कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन। मतलब आप डेफर तो कर रहे हैं लेकिन क्या पेंशन में 58 के बाद भी पेंशन जमा करना जारी रखना चाहते हैं या जारी रखना नहीं चाहते हैं। यदि यस सिलेक्ट करने के बाद आप डेफर्ड विथ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके पेंशन में भी 58 के बाद भी कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, लेकिन पेंशन आपका चालू नहीं होगा। और विदाउट कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको 2 साल या 3 साल जितने साल के लिए आप डिफर्ड कर रहे हैं, उतने साल के बाद आपका पेंशन शुरू होगा। मतलब आप फॉर्म 10 डी अभी भरेंगे 58 में और डिफर्ड यस कर देंगे तो आपको बाद में पेंशन मिलेगा। यदि डिफर्ड पेंशन नो सिलेक्ट करते हैं आप, यदि आप डिफर्ड नो करते हैं, तो आपको तुरंत 58 के बाद ही आपको पेंशन चालू हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने डिफर्ड पेंशन यस सिलेक्ट किया है और आपका आपने 30 वर्ष तक कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको पता ही है कि 30 वर्ष कंट्रीब्यूशन करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा, वो 6429 रुपए आएगा, 58 वर्ष की उम्र में यदि पेंशन चालू करते हैं तो। लेकिन आपने यदि 2 साल के लिए डिफर्ड कर दिया, तो आपको प्रति वर्ष 4% ज्यादा पेंशन मिलेगा, यानी कि 58 में 2 साल किया तो 58, 59, 60 में अगर आप पेंशन चालू करते हैं, तो आपको 4% के हिसाब से 2 साल का 8% ज्यादा पेंशन मिलेगा। यानी कि आपको अगर 58 में चालू करते तो 6429 मिलता, 8% 8% 514 रुपए ज्यादा मिलेगा। यानी कि अब आप अगर डेफर करते हैं और 60 की उम्र में पेंशन चालू करेंगे, तो आपको लगभग 7,000 रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। ठीक है? डेफर्ड यस करने से ये फ़ायदा हुआ। नुकसान इससे यह होता है कि आपको जो 2 साल पेंशन मिलने वाला था, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको अब ना तो एरियर्स के अमाउंट के रूप में मिलेगा, ना कुछ आपको सिर्फ 60 की उम्र में पेंशन ज़्यादा मिलेगा। यदि आप विदाउट कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा कि 2 साल तक आपके पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपके पेंशन जब 60 की उम्र में प्राप्त होगा, तो वो आपको 8% ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वही पेंशन आप विथ कंट्रीब्यूशन डेफर्ड यस और विथ कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं 2 साल के लिए, तो आपके पेंशन में पैसा भी जमा होते रहेगा, लेकिन 58 के उम्र में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि आप 58 की उम्र में पेंशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नौकरी 60 साल तक कंपनी में आप लोग करते हैं। तो चाहते हैं कि मैं 2 साल अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पेंशन में भी पैसा जमा होते रहे। वैसे जैसे ही आपका 58 पूरा होता है, कंपनी आपके पेंशन में पैसा जमा करना बंद कर देती है और सिर्फ़ आपके पीएफ में पैसा जमा करती है। तो जो आपको मिलेगा 2 साल के बाद विथ कंट्रीब्यूशन में, वो आपको 8% तो ज़्यादा मिलेगा ही, साथ ही उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जो आपने बीच में कंट्रीब्यूशन किया है उसका। यानी कि लगभग आपको साढ़े 7, 7,400 लगभग 8,000 के आस-पास आपको सॉरी 7,500 के 8,000 तो नहीं मिलेगा इसमें, मैक्सिमम 7,500 ही है। 7,500 के आस-पास आपको पेंशन मिलेगा, अगर विथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो। ठीक है?
तो आपने डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना सीख गया होगा कि अगर आपको तुरंत पेंशन नहीं चाहिए तो यस सिलेक्ट करना है, अगर तुरंत चाहिए तो डेफर्ड में नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं वहां पे तो तुरंत आपका 58 में पेंशन चालू हो जाएगा और आपको जो मंथली पेंशन मिलेगा 30 वर्ष तक नौकरी करने पे वो 6429 रुपए के आसपास मिलता है। यदि आपका एज 60 साल हो गया है, ठीक है, यदि आपका एज 60 वर्ष हो गया है और आपने अभी तक पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपका जो 58 वर्ष के उम्र में पेंशन मिलने वाला था 6429 रुपया, वो तो मिलेगा ही 60 की उम्र में अप्लाई करने पे। साथ ही साथ 58 से लेकर 60 के बीच में जो 2 साल का गैप है, उसका एरियर अमाउंट जोड़कर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि आप 58 वर्ष तक इंतजार नहीं कर रहे हैं और 50 वर्ष के उम्र में ही पेंशन चालू करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि आपका ज्वाइनिंग जो है 20 साल की उम्र में आप किसी कंपनी में ज्वाइन किए और पेंशन में कंट्रीब्यूशन चालू हो गया और 50 वर्ष की उम्र में अगर आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस दौरान आपने 20-30 वर्ष सर्विस कर लिया और 30 वर्ष तक यदि आप 50 के उम्र तक यानी कि 30 वर्ष तक नौकरी कर लेते हैं, फिर भी आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप 58 वर्ष तक ही काम करेंगे तभी आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन के नियम के हिसाब से 10 वर्ष की सर्विस और 58 का उम्र होना चाहिए पेंशन के लिए, लेकिन आप चाहें तो अर्लियर पेंशन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कम पेंशन मिलता है। जैसे यदि आपको 58 वर्ष के उम्र में पेंशन लेते तो आपको 6429 रुपए मिलता, तो यदि आप 50 की उम्र में चालू करेंगे तो प्रति वर्ष 4% के हिसाब से लगभग 32% आपको कम पेंशन मिलेगा, यानी कि लगभग 4,372 रुपया पर महीना आपको पेंशन मिलेगा यदि आप 50 वर्ष की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और 30 वर्ष आपका सर्विस रहता है, तो आपको इतना मिलेगा। लेकिन यदि आपने 8 वर्ष कंटिन्यू पेंशन ले लिया 4,372 रुपया, तो आपको 8 वर्षों में तकरीबन 4,19,712 रुपए आपको पेंशन के रूप में अमाउंट मिल जाता है। तो दूसरी तरफ से आपको इस तरह से फायदा भी हो जाता है। यदि कोई मेंबर 40 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसे कंपनी में ज्वाइन करता है, जहां पे उसका पेंशन फंड चालू होता है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन चालू होता है और इसके पहले कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किया है और वो ऐसे कंपनी में ज्वाइन करता है जहां पे पेंशन उसका चालू हो जाता है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन चालू हो जाता है और उस कंपनी में वो 16 वर्ष तक कंट्रीब्यूशन करता है, नौकरी करता है। यदि वो 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है और 58 की उम्र में अगर वो पेंशन चालू नहीं करता है और 60 की उम्र में जब पेंशन चालू करता है, तब उसे कितना पेंशन मिलेगा? तो यदि वह 60 के उम्र में पेंशन के लिए अप्लाई करता है, तो अगर वह उसने 16 वर्ष की नौकरी किया है, तो 16 वर्ष का मतलब हो गया 58 से 40 दिन। यानी कि ये 16 वर्ष गुना 365 करेंगे तो 58 से 40 दिन होता है और मान लेते हैं कि उसका पेंशनेबल पिछले 60 महीने का पेंशनेबल एवरेज सैलरी 15,000 है। तो 58 से 40 गुना 15,000 और 70 गुना 365 से भागा लगा देंगे तो 3428 रुपये उसका मंथली पेंशन बनता है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उसको 58 की उम्र में तो पेंशन चालू कर लेना चाहिए, लेकिन 60 की उम्र में चालू किया है, तो क्या होगा? तो इसको लगभग 82,285 रुपये यानी कि 3458 रुपये 28 रुपये के हिसाब से 2 साल का एरियर्स अमाउंट 82,285 रुपये एरियर्स अमाउंट खाते में क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद कंटिन्यू रहता है, ऐसा मंथली पेंशन चालू रहता है। लेकिन यदि आप पहली बार 60 के उम्र में
पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पहली बार ऐसे कंपनी में ज्वाइन किए हैं कि जहाँ पे आपका पेंशन चालू हुआ है और उस वक़्त आपका उम्र 40 वर्ष हो गया था, तो आपका जब भी आप फॉर्म 10 डी अप्लाई करेंगे पेंशन के लिए, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। रीज़न उसमें अलग-अलग तरीके से रीज़न आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका असली रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास प्रैक्टिकल हुआ है। उसमें रीज़न ये है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा खुद से। तो सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको गूगल पे कहीं भी मिलेगा नहीं। मैं खुद बनाया था, पीडीएफ कॉपी मेरे पास है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ कॉपी को डाल देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेंगे। कभी भी आप जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जरूर अटैच करें, भेजें। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं तो आपको पीएफ आपका क्लेम रिजेक्ट करता है बार बार। उसका मानना होता है पीएफ का कि आप यह बताएं कि आपने तो 40 की उम्र में कंपनी ज्वाइन किया, तो क्या पहले किसी कंपनी में काम नहीं किया? क्या पहले का आपका कोई पीएफ खाता नहीं है? क्या आपका कहीं पीएफ का पहले का पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो आपको खुद से डिक्लेरेशन देना होता है कि ना मेरे पास नहीं है। अगर है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट दीजिए, अगर नहीं है तो आप डिक्लेरेशन दीजिए। अगर आपने एक बार डिक्लेरेशन दे दिया और आपका पेंशन चालू हो गया और बाद में आपको याद आएगा कि नहीं अरे मेरा तो किसी पिछले कंपनी में कुछ पेंशन का रिकॉर्ड है, मैं इसमें ऐड कराना चाहता हूँ, तो ऐड नहीं होगा। इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन माँगा जाता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देने से पहले आप ये कंफर्म करें कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इससे पहले किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा था। अगर आपके पास है, एक्चुअल में आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो उसका स्कीम सर्टिफिकेट दीजिए या उस कंपनी का कोई सैलरी स्लिप है या कोई आपका उस जॉइनिंग लेटर है या कुछ भी आप उस कंपनी का रिकॉर्ड दीजिए जिस कंपनी में आपने पहले काम किया है और आपका पेंशन में पैसा कंट्रीब्यूशन हुआ है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन आपने उसको अपने करंट पीएफ में ट्रांसफर नहीं करवाया है, भूल गए हैं, किसी कारण से आपने नहीं हुआ होगा। अगर उसको ऐड करवाना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट दीजिए और नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए। तो आपको जो है आपका पेंशन चालू होगा, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर हाँ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ज़रूर दें। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में यह मेंशन करें कि मेरा पिछला जो भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ इसमें ऐड हो गया है और मेरा कोई नया कुछ छूट नहीं रहा है, मैं पिछला कोई कंपनी में इसके पहले का मेरा रिकॉर्ड नहीं है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके मन में कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप हमसे इसके बारे में कमेंट के माध्यम से पूछ के हमसे हेल्प ले सकते हैं। और आपको कमेंट लिखने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे मेल आईडी पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर जो भी एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में हेल्प करूँगा। इसके लिए आपको किसी को भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल मुफ्त में लोगों को मदद किया जाता है। किसी को इस सब काम के लिए ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। सब काम आजकल ऑनलाइन होता है, फ्री में होता है, तो आपको किसी ठग के चक्कर में नहीं पड़ना है।